नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज ये जो एसएससी जीडी का सॉल्यूशन सेट है वो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सके और अपनी कमियों में सुधार कर सके। जैसा कि आप लोग पीपीटी में देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 लिखा गया है और उसके बाद ये सॉल्यूशन जो भी अध्यापक बंधु कराएंगे सबकी फोटो आपके समक्ष लगी हुई है। आप लोग फिर से एक बार निवेदन करता हूं, शेयर कर दीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन देते हुए आपको चलते हैं। आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका लिंग वाले अध्याय से। तो साधारणतया हम लिंग की बात करें तो लिंग जो है ये व्यक्ति और वस्तु के जाति का बोध कराते हैं और हिंदी व्याकरण में लिंगों की संख्या 2 होती है। एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जो शब्द पुल्लिंग माने कि पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और आपका पहला शब्दवय दिया गया है, लिखा गया है लिखे। क्या लिखा है? लिखे क्या है, यानी कि एक शब्द दिया गया लिखे और ये है क्या। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए। क्या यह स्त्रीलिंग एक वचन है, या पुल्लिंग एक वचन है, या स्त्रीलिंग बहुवचन है, या पुल्लिंग बहुवचन है? तो मेरे भाई बताइएगा, आप लोगों का उत्तर भी आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रश्न का उत्तर सही है, पुल्लिंग बहुवचन होगा। और इसका एक वचन क्या होगा देखिएगा, अगर एक वचन की बात करें तो लिख होगा, एक वचन की बात करें तो लिख होगा, एक की मात्रा लगा देंगे, लिखे इसका बहुवचन हो जाएगा, लिखे इसका बहुवचन हो जाएगा। और लिख जो है ये एक वचन में होगा, एक वचन होगा, पुल्लिंग शब्द तो होगा ही। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आ जाता है आपका वर्तनी वाले अध्याय से। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा लिखा क्या गया है, निम्नांकित में किसका वर्तनी शुद्ध है। 4 विकल्पों आपके समक्ष दिए गए हैं, चारों में से यह बताना है कीर्ति शब्द कहां पे शुद्ध लिखा गया है। हम क्रमबद्धता से पढ़ते हुए चलते हैं। पहला लिखा गया है कीर्ति और उसके बाद दूसरा लिखा गया है कीर्ति और तीसरा विकल्प है कीर्ति और चौथा विकल्प है कृति। तो आप बताइएगा चारों में से कौन सा सही है। सी वाला विकल्प आपका सही है। क्या होगा? कीर्ति। क्या होगा? कीर्ति। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आ गया, निम्नांकित में किसका वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहां पे देखिएगा ईद लिखा गया, ईद लिखा गया और ईश्वर लिखा गया, प्राणी लिखा गया, हींग लिखा गया। तो मेरे भाई जानिएगा आप, प्राणी नहीं होता, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है? प्राणी होता है। क्या होता है? प्राणी होता है। और इसका वचन परिवर्तन करने में हम छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखिएगा, बाकी ईद, ईश्वर और हिंग ये शुद्ध वर्तनी में लिखे गए शब्द हैं। आगे चलिएगा, आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नांकित में कौन पुल्लिंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भैया ये देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आग, यहां पे क्रिया जोड़ो, आग लगी, तो आग लगा तो बोला नहीं जाता, आग लगी, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। आत्मा, आत्मा के पहले हम सर्वनाम लगाते हैं, क्या बोलते हैं? उसका आत्मा कि उसकी आत्मा, मेरा आत्मा कि मेरी आत्मा, आप बोलते हो मेरी आत्मा, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। फिर आदत, आप अपने से ही जोड़कर मेरा, मेरी, मेरे लगा के अगर लिंग निर्धारण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे क्या? मेरा आदत या मेरी आदत, बोलोगे मेरी आदत। लेकिन आचरण ना, उसका आचरण या मेरा आचरण, तो यहां पे ये डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आप अधिकतर शब्दों का लिंग निर्धारण अच्छा, अच्छी, अच्छे, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने और क्रिया में होता, होती, होते लगा के लिंग निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह आपका आ गया, विशेष्य और विशेषण के निम्नांकित युग्मों में से कौन सही नहीं है।
अब इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा, नहीं शब्द पे जरूर गौर कीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। लोग करते क्या है, नहीं को ध्यान में नहीं देंगे, देखेंगे यहीं से विशेष और विशेषण देखकर आगे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे लिखा गया प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में इत प्रत्यय लगा, शब्द बना प्रतिष्ठित। उपसर्ग और प्रत्यय पाओ, विशेषण बताओ, और जिस शब्द के बारे में बताया जाए यानी कि संज्ञा, उसे क्या कहते हैं, विशेष। अब यहाँ पे पानी, पानी के साथ दार प्रत्यय लगा, बन गया पानीदार। और हिम का क्या बना, हेम, वान भी जोड़ता तो हिमवान बन जाता। अब संपादक के साथ इत प्रत्यय लगा, संपादित नहीं होगा, ये आपका ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों युग्म सही नहीं है भैया। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी कि प्रत्यय संबंधी या परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी या सर्वनाम संबंधी। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम चेक करें सर्वनाम, तो आपकी, देखिएगा आपकी, यहां पे हम लगाएंगे कि आपका रहेगा कि आपके रहेगा, पूरा वाक्य पढ़ेंगे भैया। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, तो आप ध्यान दीजिएगा, सौजन्य, सौजन्य शब्द होता है उसमें ता प्रत्यय नहीं लगता, इसलिए यहां पे ये त्रुटिपूर्ण है और इस वाक्य में आपका प्रत्यय संबंधी अशुद्ध है। आपका पूर्ण वाक्य हो जाएगा आपकी सौजन्य, ना आपकी सौजन्य बनी रहेगी। अब यहां पे देखिएगा कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, परसर्ग संबंधी अशुद्धि नहीं है, ना क्रिया संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धि नहीं है। पढ़ेंगे आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, और यहां पे इस शब्द को अगर हम बदलें तो यहां पे ये ता प्रत्यय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला आ गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये बड़ा सा वाक्य दिया गया, इसको 4 भागों में बांटा गया, आपको बताना है कौन से भाग में अशुद्धि है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। इसी को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, और आपका दर्शन हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। तो भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पे होगा क्या, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ, और आपके दर्शन हुए। यहां पे इसी भाग में त्रुटि है, यहां पे होना क्या चाहिए, और आपके दर्शन हुए। यहां पे क्या होना चाहिए, आपके, और उसके बाद दर्शन, दर्शन हुए, दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हुए। और जहां पे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पे क्रिया सदैव बहुवचन वाली होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहां दिया गया 8 से लेकर 12 तक एक निर्देश दिया गया, निम्नलिखित गद्यांशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। बहुत ही सरल है, लिखा गया डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ... भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। ये ... देश के जाने माने उद्योगपतियों की उपस्थिति में 1 जुलाई 2005 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। 2019 तक इसके पूरा होने की ... है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ... है। यह है डिजिटल इंडिया ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं, और ... का डिजिटल सशक्तिकरण। अब इसी के अनुसार 4 विकल्प, 4 प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको बताना है कहां पे क्या भरा जाएगा। अब भैया देखो, पहला प्रश्न हम ध्यान देंगे, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा, लक्ष्य होगा, साधन होगा, इच्छा होगा, क्या अभिलाषा होगा। हम चलेंगे मेरे भाई और यहां पे देखेंगे डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ... माने कि जिसका लक्ष्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। यहां पे क्या भरा जाएगा, आप कहोगे गुरुजी यहां पे लक्ष्य भरा जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे लक्ष्य हो जाएगा, साधन नहीं होगा, लक्ष्य हो जाएगा। फिर आगे हम चले, आगे इसी के अनुसार हम 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न देखें, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा वायुयान, महायान, हीनयान या अभियान।
आगे हम देख लेते हैं और आगे की बातों को हम पढ़ते हैं। बेहतर बनाना है। ये डॉट डॉट देश के जाने माने उद्योगपतियों की उपस्थिति में 1 जुलाई 2005 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। अब बताओ कि ये अब ए के साथ क्या जुड़ेगा? ए के साथ आपका जुड़ेगा भैया अभियान। डी वाला विकल्प सही होगा, अभियान यहां पे जुड़ेगा। फिर हम 10वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा उम्मीद, निर्देश, निवेदन या आदेश। हम आगे की बातों को देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं फिर जानते हैं। फिर यहां तक हमने पढ़ा था, फिर आगे हम चलते हैं 2019 तक इसके पूरा होने की डॉट डॉट क्या है भैया? उम्मीद ही तो होगा। यहां पे हम क्या भरेंगे? 10वें में आपका उम्मीद होगा, ना निर्देश होगा, ना निवेदन होगा, ना आदेश होगा, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर आगे हम चले गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा पठित, लिखित, सूचित या केंद्रित। 4 विकल्प हम अपने ध्यान में लेकर चलेंगे, आएंगे पंक्ति पर और पंक्ति पे दिया क्या गया हम ध्यान देंगे। फिर डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर क्या है? केंद्रित है। 4 में क्या भरा जाएगा? यहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका आ जाएगा डी वाला विकल्प, केंद्रित होगा। फिर आगे हम बढ़े गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा नागरिकों, कल कारखानों, लघु उद्योग और सामान्य वस्तु। क्या भरा जाएगा? अंत की लाइन पढ़ेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा। फिर यह है डिजिटल इंडिया ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटलिटी सशक्तिकरण। यहां पे क्या भरा जाएगा? नागरिक भरा जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? नागरिक भरा जाएगा, क्योंकि यहां पे नागरिकों होगा, कल कारखानों नहीं होगा, क्योंकि लघु उद्योग नहीं होगा, और क्या होगा? सामान्य वस्तु भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो अपराध करता है वह डॉट डॉट है। तो जो अपराध करेगा क्या वह समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, या दंडनीय होगा, या होशियार होगा? वह भैया दंडनीय है, माने कि जो अपराध करेगा वो दंड देने योग्य है। तो यहां पे क्या भरा जाएगा? दंडनीय। चलो आगे चलते हैं हम अगले। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। तो ये बताओ यहां पे गलती कहां है? यहां पे वह सोने में, यहां पे वह सोने के लिए में नहीं रहेगा, के लिए होना चाहिए था। तो आपके किस भाग में त्रुटि है? बी वाले भाग में त्रुटि है। पूरा वाक्य क्या हो जाता? घटना के समय वह सोने के लिए जाने वाली थी। यहां पे में हटके क्या होगा? के लिए होगा वहां पे, इसलिए इस भाग में त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति शब्द का विलोम शब्द है। क्या होगा? संपत्ति शब्द का विलोम शब्द है। धन होगा, कष्ट होगा, समस्या होगा या विपत्ति होगा? मेरे भाई क्या होगा? विपत्ति होगा। संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है। चलिए आगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने परीक्षा दी किंतु उसे डॉट डॉट नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता। क्या भैया? अब यहाँ पे तारीख थोड़ी भरा जाएगा, प्रतिभा थोड़ी भरी जाएगी, योग्यता थोड़ी होगा, सफलता। बी वाला विकल्प आपका 100% सही है। फिर आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो राम और श्याम दोनों साथ काम करने वाले हैं। तो साथ काम करने वाला क्या बोला जाएगा? सहपाठी बोला जाएगा, सहकर्मी बोला जाएगा, दूरदर्शी बोला जाएगा या दुराचारी बोला जाएगा? तो सहपाठी साथ पढ़ने वाले जो होते हैं वो सहपाठी होते हैं, साथ काम करने वाले सहकर्मी होते हैं, और दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है, और गलत आचरण, समाज से विमुख आचरण करने वाला व्यक्ति दुराचारी कहलाता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प भैया आपका सही होगा। क्या होगा? बी वाला विकल्प आपका सही होगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। भैया दिया गया अवनी किसका पर्यायवाची है? भैया देखिएगा, जब शब्द के ही एक से अधिक नाम होते हैं उनको पर्यायवाची कहा जाता है। तो बताओ अवनी, ये तो आकाश होगा नहीं, धरा, पाताल या हवा? तो आप किसका जानोगे भैया? धरा। धरा यानी कि
पृथ्वी की पर्यायवाची है अवनी, और आकाश की पर्यायवाची अंबर होगा, गगन होगा, नभ होगा, व्योम होगा, शून्य होगा, अंतरिक्ष बोलेंगे, खगोल बोलेंगे, खे बोलेंगे, ये सारे। और पाताल और हवा का क्या बोलेंगे, समीर बोलेंगे, मारुत बोलेंगे, समीरण बोलेंगे, प्रकंपन बोलेंगे, प्रभंजन बोलेंगे, ये सारे हवा की पर्यायवाची हैं। चलो आगे चलते हैं। अज का अर्थ है भैया, अज का अर्थ क्या है मेरे भाई, तो अज का अर्थ देखिएगा ब्रह्मा है। कौन है, अज के अर्थ जानिएगा। एक तो ब्रह्मा का है भैया अर्थ, और एक अज माने बकरा भी होता है। क्या होता है, बकरा, बकरा, और बकरा होता है। ब्राह्मण की एक सिलेक्टेड पर्यायवाची है द्विज, आप जानिएगा द्विज, हमेशा जानिएगा द्विज जानिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। भैया गोभी किस भाषा का शब्द है, गोभी इस समय ठंडी के मौसम में सब विशेष सब्जी के रूप माने कि मुख्य सब्जी के रूप में हम लोगों के मध्य में व्याप्त होती है, मौजूद होती है। तो गोभी किस भाषा का शब्द है, फारसी है, अरबी है, अरबी है, पुर्तगाली है या देशज है। तो मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका पुर्तगाली शब्द है। क्या है, पुर्तगाली शब्द है, फारसी, अरबी और देशज नहीं है, ये पुर्तगाली है। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अब मैथ के प्रश्नों की सॉल्विंग के लिए आ रहे हैं आपके आलोक सर, सॉल्व कराएंगे। स्वागत करिएगा इनका, आइएगा सर। धन्यवाद सर। आइए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और आप लोग प्रयास करिएगा कि इन प्रश्नों का जवाब पहले आप लोग दीजिएगा, और जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। तो देखते हैं बच्चों अगला आपका प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ पर चलिए देखिए बच्चों, सवाल हमारा क्या कह रहा है। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। आइए देखते हैं ये सवाल आपका कह क्या रहा है और हल कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। बोला गया जब किसी संख्या का 32%, मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है, संख्या क्या है, यक्स है, और इसका 32% क्या होगा, इसका 32% होगा x गुणे 32/100। और जब इसमें 476 जोड़ा जाता, कितना जोड़ा जाता बच्चों, 476, 476, तो हमें जो संख्या है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं x माइनस 32x/100 बराबर 476 के। तो ये हो जाएगा 100x घटाएंगे, यानी 100 में से अगर हम निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 68x/100 बराबर 476 के। कितना हो जाएगा, 476 के। तो इसको काट दिया जाए, 4 से काटेंगे 17 चौका 68, फिर इसको अगर हम 4 से काटेंगे आ जाएगा 25, फिर 17 से काटेंगे 17 दूना 36, 17 दूना 36, और फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 17 8 136, 28 हो जाएगा। यानी बच्चों यक्स बराबर हो जाएगा 28 गुणे 25। तो 25 8 200, और फिर आपका हो गया 25 दूना 50 और 20, और हासिल इसका कितना हो गया 70, यानी कितना आएगा 700। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इसको लगाना था बच्चों आप लोगों को। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 22 पर। सवाल क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तौलता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। यहां से आप देखिए पहले इसे क्या हुआ है, पहले इसे हुआ है 16% की हानि। अब यहां देखिए पहले वो 16% की हानि लिया है,
अब वो जो तौल के बेचता है वहां पर वो लाभ कमाता है। कैसे लाभ कमाता है, उसको सही यहां पर लाभ जो निकाला जाएगा, सही वजन कितना था 1000 ग्राम, और वो दे रहा कितना 750 और बटे 750 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 250 बटे 750 गुणे 100, 0 0 कट गया, 25 तिया 75, यानी 100 बटे 3%, यानी आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। यहां पर दूसरे में क्या होगा, 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से हमें 4/25 फ्रैक्शन वैल्यू होती है और यहां पर होता है 1/3, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिए। अब यहां से हम बोल देंगे सीपी और क्या बोल देंगे एसपी। सीपी 25 था, 4 का नुकसान हुआ, 21 में बेचा गया, 3 को खरीदे हैं, 1 का लाभ हुआ, 4 से बेच दिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें यह पता करना है दोनों को कितने में टोटल खरीदा गया है 75 और बेचा कितने गया है 84। तो यहां से हो रहा है क्या लाभ, कितने का 9 का, 75 9 84, और कहां से 75 से गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12% का क्या हो जाएगा लाभ। कितना परसेंट 12%, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 23 मेंसुरेशन का सवाल है, पढ़िएगा पहले। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 16 क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो देखिए भुजा कैसे आएगी, भुजा यहां पर कैसे आएगी, तो यहां पर भुजा हमें निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला। एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर दिया टोटल क्षेत्रफल दिया है, ए के स्थान पे रख सकते हैं कितना √3/4 और इंटू ए स्क्वायर बराबर 16√3 के। चूंकि पूरा पूरा क्षेत्रफल 16√3 है और यहां पर क्षेत्रफल इतना है, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 16 चौका 64 के, ए बराबर क्या आ जाएगा 8। भुजा हमारी क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर। आइए देखिए अगला प्रश्न, देखिए औसत का सवाल है, बढ़िया सवाल है। पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, सवाल का नेचर कैसा है, सवाल कैसे क्या बोल रहा है। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया गया था। उनके सही अंक का उनके अंकों का सही औसत क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें इनका अगर सही औसत निकालना है, सही औसत निकालने का कॉन्सेप्ट होता है पहले ये पता कर लें कि इसमें कुल औसत क्या है, रियल में कितना है। 13 संख्याओं का कुल औसत है 130। आपको इसी में लेना था एक संख्या कितना, देखो ये 32, कितना 32, लेकिन आपने गलती से क्या ले लिया 23। अब यहां आप देखिए कितना कम लिए हैं, उतना आप जोड़ दीजिए। जितना आपने 32 को लेना था 23 ले लिए, आपने कम लिया जितना, उतना औसत में अगर औसत निकाल के जोड़ दोगे तो हमारा सही का औसत आ जाएगा 130 और 23 9 32 23, और इसका अंतर कितना आएगा, सॉरी संख्याएं टोटल है 13, 9 नहीं है, संख्याएं कितना टोटल 13 है, इसका अंतर आ जाएगा 9, 9/13। तो यहां पर देखिए 130 प्लस लग जाएगा दशमलव, 90 हो गया। अब जब 90 हो जाएगा तो फिर यहां पर आपका 13 से भाग देंगे, 13 छंग 78, कितना हो गया 78, तो 130.6। आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। 0.9 एक बार और जाएगा 9 बार, 13 नहीं 117 यानी 120 हो गया। कितना आएगा आपका 130.69। आइए चलते हम लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है अगर 31 गुणे 32 गुणे 33 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा। आइए देखते हैं, इसमें आपको शेष फल निकालना है।
देखिए ध्यान समझिए बच्चों, आप लोग बोल रहा है अगर 31 गुणे 32 गुणे 33 इस पूरे वैल्यू को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट 31 में 5 से भाग दे दो, 5 छक 30, शेषफल कितना बचा 1। 32 में अगर 5 से बच्चों भाग दोगे तो यहाँ पर 5 छक 30, 2 आ गया। अगर हम लोग 33 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 छक 30, 3 33, तो इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 बटे 5, कितना आया 1 आ गया। शेषफल कितना आया 1 आ गया। तो आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग। सवाल आपसे बोल रहा है रमेश 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है और वह स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है। उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है, यही आपको बताना बच्चों। उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है, तो आपको फार्मूला बताए हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय S1 T1 बराबर S2 T2। S1 T1 बराबर बच्चों क्या होगा S2 T2। पहले देखिए चाल कितनी है 16, चलो ठीक है। उसका एक्चुअल टाइम T था लेकिन वो बाद में पहुंच रहा, देरी मतलब हो गया बाद में, पहुंचना था T समय पर, वो पहुंच रहा है 4 मिनट की देरी से, यानी T+4। देर मतलब क्या हो गया, जिस टाइम पर पहुंचना था उस टाइम के बाद पहुंचा है। लेकिन जब उसकी चाल हो जाती 20, क्या हो जाती है 20, तो वह एक्चुअल टाइम से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहुंचना था T टाइम पे और पहुंच गया 12 मिनट पहले। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, गुणा करा दो। 4T और प्लस 16 बराबर 5T और माइनस 60 के। 5T माइनस 4T बराबर 60 और प्लस 16, तो T बराबर हो जाए कितना 76। T बराबर कितना आ गया 76। अब हमें पूछा है दूरी बताइए। यहां देखो क्या पूछा है, दूरी। बच्चों चाहे T का मान रख दो यहां पर और चाहे T का मान रख दो यहां पर, दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल है 16 और समय है हमारा 76 और प्लस 4, चूंकि ये मिनट में है 60 से भाग दोगे तो आ जाएगा किलोमीटर में। ऑप्शन सारे क्या है किलोमीटर। तो बच्चों यहां हो जाएगा 16 गुणे 80 बटे 60, 20 चौक 80, 20 तिहाई 60, 16 चौका 64 बटे 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 27 पर। पहले आप लोग बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया किसना 15,000 रुपए में एक गाय खरीदता है और 1 वर्ष के बाद उसने 18,500 रुपए में बेच देता है। 1 वर्ष के बाद फिर से सभी गाय को 19,000 रुपए में खरीदता है और फिर 22,300 रुपए में बेच देता है। कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हमें कुल लाभ प्रतिशत निकालना हुआ तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे टोटल सीपी यानी कुल कितना में खरीदा गया और टोटल एसपी कुल कितना बेचा गया, और उन्हीं का अंतर ले लेंगे, लाभ आ जाएगा। तो हम लोग पता करेंगे टोटल कास्ट प्राइस यानी टोटल सीपी। देखो यहां पर खरीदा गया है और फिर उसके बाद बच्चों यहां पर देखो ये खरीदा जाता है। तो एक बार 15,000 में खरीदा गया और एक बार यहां पर 19,000 में खरीदा गया। अब 3 जीरो पीछे लगना तय है, 1 2 3, 9 5 14 की 4, 1 1 2 1 3, यानी कास्ट प्राइस टोटल आ गया 34,000 रुपए। अब देखिए कितने में बेचा गया है टोटल एसपी। एसपी का पता कैसे करेंगे, एक देखो ये बेचा जा रहा है, देखो लिखा है बेच दिया जाता है, और एक यहां पर यहां बेच देता है। तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा, देखो 18,500 और प्लस यहां पर 22,300, 22,300। देखो जोड़ते कैसे हैं, अगर हम 18,000 और 22,000 जोड़ दें, 18 22 40,000 और 500 और प्लस 300 800। तो आप नॉर्मली ढंग से अगर सोचेंगे बहुत आसान है, आप जोड़ सकते हैं 18 22 40 और 5 3 8 40,000
40,800। तो बच्चों कितना आ गया एसपी 40,800। अब देखिए अगर हम कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेच देते हैं तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। लाभ पता कैसे करते हैं, सीपी से जब एसपी को निकालते हैं तो लाभ आ जाता है। देखो लाभ है यहां से, अगर हम नॉर्मल सी बात बोले आपसे कि 34,000 में खरीदे हैं और 40,000 बेच रहे हैं तो टोटल 6,000 का साफ साफ लाभ हुआ है। लेकिन देखो 800 पीछे और लगा, देखो ये 800 रुपये, तो हमें सीधा 6,000 प्लस 800 यानी 6,800 रुपये का लाभ हुआ है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, सीपी हमारा ये है, देखो 34,000 और गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज करना है, गुणे क्या हो जाएगा 100। 1 2 3 1 2 3 17 दूना 34, 17 चौका 68, 2 से काट दिए 20 आ गया, P बराबर 20%। कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा सवाल है बच्चों, ये आपका सीआई का किस्त वाला सवाल है और किस्त वाले सवाल को आपको हम कॉन्सेप्ट बताए हैं कैसे हल करते हैं। किस्त वाले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं जरा कैसे हल होगा ये। देखिए कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 17,640 रुपए में 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी, उधार ली गई मतलब होता है कि मूलधन कितना था। अब ये लैंग्वेज थोड़ा तोड़ के आप पढ़ेंगे, उधार मतलब होता है प्रिंसिपल, और आप अगर पूछा जाए कितना लौटाएगा तो होता है अमाउंट। आइए देखते हैं, रेट दिया है हमें कितना परसेंट, सवाल में 5%, और प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट आई बराबर दिया है 17,640 किस्त आ गई। और बच्चों प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। देखिए टाइम है 2 वार्षिक किस्तों में, कितने वार्षिक किस्तों में 2, तो टाइम हमारा है 2, टाइम कितना है 2। सबसे आसान कॉन्सेप्ट है कि 5% का निकाल लो फ्रैक्शन वैल्यू, कितना होता है 1/20, यानी 5/100, 5 एकम 5, 5 बिछा में 100। यहां लिखेंगे प्रिंसिपल और यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। पहले इसको 20 में खरीदा गया, 1 का लाभ हुआ, 1 रुपए किस्त आई, किस्त नहीं बच्चों ब्याज आया, तो किस्त कितना बन गया 21। लेकिन जब सीआई में किस्त वाले प्रश्न होते हैं तो दूसरे वर्ष जाने के लिए पहले वर्ष का करते हैं वर्ग, 20 का स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर 441, यहां पर गुणा कर देंगे 21 से, चूंकि किस्त हर एक वर्ष की समान होती है। 21 दूना 42, 420, 21 21 में 441, जरा जोड़ा जाए 028। हमारा ये मूलधन है और किस्त हर एक मंथ की 441 रुपए है। तो यहां पर हम थोड़ा लगा दे रहे हैं, प्रत्येक किस्त का मान है 441 और उधर दिया है 17,640, 17,640। तो बच्चों एक का मान आ जाएगा 17,640 बटे 441। ठीक, काटने का कई कॉन्सेप्ट है। हम अगर इसको चाहें तो हम काटें 6 बार में, 2 बार 3 से, 2 बार 7 में, तो 4 बार में और फिर 2 से काटेंगे, लंबा पड़ जाएगा। अंतिम अंक हम देखें क्या लिखा है 1, और यहां पर अंतिम अंक क्या है 4। अब ये 400 अगर माना जाए, 4 का 4 गुना 1600 होता है, तो ओरल दिख रहा है ये नीचे वाली वैल्यू, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू क्या है 4 गुना है, चूंकि 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1 का मान बच्चों कितना आ गया 40। तो यहां पूछा गया है कितने का मान 820, 40 गुणे 820, 0 2 0 पीछे लग गया, 4 दूना 8, 4 8 32, कितना है 32,800। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 29 पर। अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। 2 स्टेशन बोला गया ए और बी 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और एक दूसरी उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर 325 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। एक दूसरे को किस समय एक दूसरे को पार कर लेंगे, समय पूछा गया है। आइए देखते हैं सवाल बोल क्या रहा है।
यहां पर देखिए ये ए है, थोड़ा सा चित्र से समझा दे रहे हैं, ये हमारा बी है। जो ए से बी की तरफ जा रहा है उसकी चाल है वो सुबह 7 बजे और उसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति आवर्स। और बच्चों जो बी से ए की ओर आ रहा है वो 1 घंटे बाद चल रहा है, उसकी चाल है 325 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, 325 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये 1 घंटे पहले चला है, ये 1 घंटे बाद चला है। तो पहले ये पता करिए कि ए जो है जो बी की ओर जा रहा है 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा। ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी 100 गुणे 1 बराबर 100 किलोमीटर। अब देखिए 100 किलोमीटर चल चुका है यहां पर, और यहां पर इनके बीच है 1800 किलोमीटर की दूरी। तो 1800 में से 100 कम करेंगे तो आ जाएगा गैप जो है 1700 किलोमीटर। ठीक, तो आप लोगों को समझाए हैं क्लास में, गैप है यहां पर 1700 किलोमीटर का, और सापेक्ष चाल RS यानी जो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो RS निकाल लेंगे। RS कितना आ जाएगा, यानी 100 और प्लस 325 यानी आ जाएगा 425। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 पचे 85, 25 चौका 100। अब 8 बजे दोनों एक समय पर निकले हैं, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा 12 बजे। यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि 4 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे तो 8 बजे दोनों निकले थे तो 8 में 4 जोड़ देंगे, 8 4 12, 4 घंटे बाद। आइए सरलीकरण का सवाल बच्चों। सवाल देखिए, इसमें तो आपको सिर्फ हल करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको डायरेक्ट आप गुणा भाग जोड़ घटाओ यही करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलता है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर का, फिर आपका भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। आप देखिए जरा 16 गुणे 9 बटे 4 गुणे 2 का मतलब गुणा होता है और भाग के साथ लगा है, तो ये पहले आपका 9 में 4 बटे 9 बटे 4 का 2 हो जाएगा, और बटे आप जब ब्रैकेट हल करेंगे 3 गुणे, अब 9 में से 6 गए 3 और माइनस 2 गुणे 3 भागे 4 का मतलब बच्चों होता गुणा 1 बटे 2, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18 ऊपर आ गया। अब ये 3 त्रिक्का 9 हो गया, ये वाली वैल्यू माइनस 2 गुणे 3 और उधर बचा है 2, 2 से 2 कट गया, यानी 18 बटे 9 माइनस 3, 18 बटे 6 यानी कितना आ गया 3। कितना आंसर आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कितना आएगा 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़िया सवाल है। सवाल बोल रहा है, एक रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि हो जाती। ठीक है, फिर तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। आइए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए अब आपको पता होगा आय बराबर क्या होता है, अगर आय बराबर ना पता हो लिख लीजिएगा, आय बराबर होता है व्यय और प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। अगर हम मान ली उसकी आय है 100, आय कितना बच्चों 100 है, और वो जो देखा यहाँ पर लिखा गया है वो 20% बचाता। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये बचाते हैं तो इसका मतलब बच्चों हम 80 रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर 20% बच रहे मतलब क्या हुआ, 100 का 20% 20, तो 20 बच रहा है, 80 खर्च हो रहा है। ठीक है, बोला गया उसकी व्यय में 12.5%, वो 12.5% लिखा है, उसको ध्यान दीजिएगा, 12 से 1/2 लिखा है। उसके व्यय में 12.5%, तो यानी 80 रुपये था और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी 8 रुपये था, 1 बढ़ गया, अब 9 हो गया, 9/8, 8 से 8 कट गया,
यानी कितना आ जाएगा 9 दहम्मा 90। यहाँ पर उसका व्यय अब हो गया 90 रुपये, ठीक है, नहीं नया व्यय है और उसकी आय में 27% की वृद्धि हो जाती है। पहले आय थी 100 रुपये, अब यहाँ पर 27 रुपये की वृद्धि हो गई तो नई आय हो गई 127। अगर बच्चों आप बताइए कि 90 रुपये हमारा खर्च है और 127 रुपये हम कमाते हैं तो व्यय हम कितना किए होंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ देखो 10 और ये 30, 37, कितना 37 रुपये हमारा बचा होगा। कितना रुपये बचा होगा? 37। तो वही पूछ रहा है कि बचत में वृद्धि होती है, तो आप यहाँ देखिएगा बचत में जो वृद्धि होती है कितने की होती है? 17 की। और कहाँ से होती है? 20 से। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 17 पचे 85% बढ़ जाएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, सवाल नंबर 32। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण क्या है? अच्छा ठीक, आइए देखते हैं क्या ये सवाल बोल रहा है। मान लीजिए इसका दिया है चौड़ाई W, क्या दिया है? W। बोला है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई W है तो ये W+5 हुआ नहीं हुआ? कितना हुआ? W+5 हो गया बच्चों। अब आपको क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो लंबाई है W+5 है और चौड़ाई क्या है? W है, और एरिया दिया कितना? टोटल 215। ये देखिए आपका हो जाएगा W² और प्लस 5W बराबर 215 के, तो हो जाएगा W² प्लस 5W माइनस 215 बराबर 0 के। बस यही इक्वेशन बनाना था, तो आपको देखना है कौन सा इक्वेशन ऐसे दिख रहा है, W² प्लस 5W माइनस 215। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बस यही इतना करना था बच्चों। आइए चलते हैं सवाल नंबर 33 में। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर पानी अधिक है तो पानी की मात्रा क्या होगी? आइए देखते हैं पानी की मात्रा क्या होगी, यही पूछ रहा है। अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। कितना है? 3:7 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये इसमें अल्कोहल और पानी बोला गया अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर पानी अधिक है। देखिए पानी यहाँ पर 7 है, अल्कोहल 3 है, रेशियो में कितना अधिक है? 4। 4 का मान दिया है 4, डायरेक्ट 4 अधिक है रेशियो में और रियल में कितना? 4। तो 1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 का मान 7। कितना लीटर? 7 लीटर। आइए चलते हैं अगला सवाल। ये घात घातांक करने का सवाल है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें कोई बताना नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका ये हल ही हो जाएगा। देखिए अगर आपको बच्चों बता दें, अगर ब्रैकेट लगा हो तो सबसे पहले ब्रैकेट का और घात का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 की घात हो जाएगा 27 गुणे इसका गुणा इससे करेंगे, 2 की घात 8 पंचे 40 और भागे 2 की घात 6 सते 42, ठीक है, बराबर 2 की घात x के। अब देखो बच्चों ये 40 घात है, ये 42 घात है, तो साफ साफ दिख रहा है 2 की घात 27 गुणे 2 की घात 40 बटे 2 की घात 42 बराबर 2 की घात x के। यही तो होगा बच्चों। अब देखो ये 40 घात है और ये 42 घात है, तो 40 घात अगर निकाल देंगे तो ये कितना घात बचेगा? नीचे हमारा बचेगा टोटल 2 घात, तो 2 की घात 27 और बटे 2 की घात 2 27। देखो अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 27 में से अगर हम 2 निकाल दिए तो यहाँ बचा हमारा 2 की घात x बराबर 2 की घात 25। देखो हर एक बैच बताएं रूल होता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती हैं। बस
x बराबर 25। कितना आ गया? 25। ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 35 क्या बोल रहा है। बढ़िया सवाल है, पहले आप लोग पढ़ोगे और फिर उसके बाद जवाब हम दे रहे हैं। आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किलोग्राम है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है? आइए देखते हैं। जैसे यहां पर आयुष और अभिषेक है, हम मान लिए आयुष है 8x वजन में, रेशियो में अभिषेक ये है 5x। बोला गया यदि अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, अगर 40% बढ़ जाएगा तो 5x का 140 निकाल लीजिए बच्चों, तो हो जाएगा 140/100, 20 7 140, 20 5 100, 5 से 5 कट गया, आया 7x। अब अभिषेक का वृद्धि हो गया तो आया कितना वजन? 7x। तो हम आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कुल वजन 60% बढ़ जाता है। अब देखिए कुल वजन की बात की जाए तो 13x है। कुल वजन 60% बढ़ जाता है, कुल वजन कितना है? 13x। तो 13x का अगर निकाल लें 160/100, 0 से 0 कट गया, आगे आपका कितना है? 8 और 5, 13 8 104, 13 8 104, 104x/5, तो काटेंगे 20 5 100 और 20 5 8 40, पूरा कट गया 20.8x। वृद्धि के बाद आ गया दोनों का एक साथ कंबाइंड वजन 20.8। और देखो अब ये बढ़ जाता है 104, चाहे बोलो 20.8x और चाहे बोलो 104। आइए देखते हैं, 20.8x बराबर 104 के, तो x बराबर 104/20.8। ठीक, ये दशमलव हटा दिए, यहाँ बन गया 10, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 5। ठीक, अच्छा एक बात देखा जाए, वृद्धि के बाद आयुष का वजन क्या होगा? देखो वृद्धि के बाद अभिषेक का वजन ये है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 7x तो 7 का गुणा 5 से कर देंगे, 7 5 35, कितना हो गया? 35। अच्छा दोनों का एक साथ वजन है कितना? 104, और वृद्धि के बाद उनका अभिषेक का वजन 35 है, तो मतलब पहले का आयुष का निकालना है बराबर 104 के, तो यहाँ लिख सकते हैं आयुष बराबर 104 माइनस 35। 14 में से 5 गए 9 और 9 में से 3 गए 6, 69 किलोग्राम। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, ये थोड़ा सा इसको पढ़ के ही जवाब दे पाओगे वरना इसको लगा नहीं पाओगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 36। एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती, ठीक है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है तो उसकी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, मान लीजिए टोटल x बाल्टी की आवश्यकता होगी, भाई मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसको, और इसकी वर्तमान उसकी बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, 2/5 रह जाती है। कब? जब 28 बाल्टी पानी के भरने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक हो गया 14, 14 पंचे 70, x बराबर 70। आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थी बस। कितना आ गया? 70। आइए अगला चलते हैं, अगला क्या प्रश्न कह रहा है। वर्क एंड टाइम का सवाल है। ABC किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ABC किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला गया A अकेले उस काम को 18 दिन में, A कर सकता है 18 दिन में, ठीक, और B अकेले उसे 6 दिनों में, B उसे कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता करना है कि टोटल काम कितना था। टोटल काम कैसे पता करते हैं? इनके समय का लासा कुल काम कहलाता है। समय का लासा कुल काम कहलाता है।
तो पता कर लेंगे समय का लासा क्या आएगा। समय का लासा यहाँ पर आ जाएगा 3, 18 और 6 का लासा कितना होता है 18। कितना होता है बच्चों 18। 3 6 का 18, 18 एकम 18, 6 त्रिक 18। ठीक, ए बी सी 6 काम, ए अकेले 1 काम, बी अकेले 3 काम। अगर ए का 1 काम रख दें और बी का 1 काम रख दें तो बताइए सी का इंडिविजुअल काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 + 3 + सी बराबर 6 के, तो सी बराबर 6 - 4 बराबर 2 के। सी करता है 2 काम, तो समय बराबर क्या होता है कुल काम और बटे सी का 1 घंटे का काम, यानी आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। आइए चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 38। अच्छा सवाल है भी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा खरीदी थी तब उसका वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य 4% की कमी हो जाती है, तो 2022 के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर हमें बाद का मूल्य चाहिए तो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले था इसका मूल्य 2020 में 5 लाख। ठीक है, कितना था 5 लाख। 4% की कमी होती है तो हो जाएगा 96/100। फिर अगले वर्ष 4% कमी होती है, 96/100 काट देंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। 24 और 25। आइए 4 से ऊपर नीचे कट रहा था, इसको काटेंगे 25 दूना 50, यानी 2 के पीछे 4 0। ठीक, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 8 के पीछे 2 0। तो बच्चों यहाँ पर बचा है 800 और 24 का स्क्वायर सबको पता होगा 576 होता है। 24 × 24 कितना होता है 576। देखो यहाँ पर 2 0 बचा है, 1 0 और, तो 2 0 पहले पीछे लगेगा। 8 × 48 की 8 हासिल हो गया 4, 8 से 56, 4 हासिल 60, 6 हासिल, 8 पंचे 40 और 40 और 6 46, 4,60,800। कितना आएगा यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 460,800। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर 39 क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा 99 से विभाज्य नहीं है। देखिए 99 से विभाज्य नहीं है ये हमें पता करना है, तो साफ साफ इसमें आपको यही देखना है। सबसे पहले इनके अंकों का योग कर लो। अंकों का योग कर लोगे, देखो 7 2 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 से 27। सॉरी, इसका सबसे आसान का आंसर बता रहे हैं। अगर 99 का कोई विभाज्यता का नियम डायरेक्ट बच्चों नहीं होता, जो संख्या 11 और 9 से कट जाए वही 99 से कट जाएगी। तो इसका हमने योग किया 27 आया। ठीक, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 9 30, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18। ठीक, 4 2 6 और 9 6 15, 15 7 21, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22 होता है। 22 और 5 27, 27 9 36। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। देखो बच्चों 9 के विभाज्यता का नियम होता है, अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट गई। देखिए 27 9 से कट रहा है, राइट, 18 9 से कट रहा है, 36 9 से कट रहा है। यही हमारा विकल्प 9 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका 99 से विभाज्य नहीं होगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 40 पे। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। P अनुपाते Q बराबर 1 अनुपाते 2, Q अनुपाते R बराबर 3 अनुपाते 4। तो हमें बताना है P अनुपाते Q अनुपाते R, यानी यहाँ पर P का मान निकालना है, डायरेक्ट गुणा 3, Q का 6, R का 8, जोड़ लिया जाए 8 6 14 और 14 3 17। सभी अंकों का योग बच्चों कितना हो जाएगा 17। तो 17 का मान दिया है 85।
1 का मान कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 और हमसे पूछा है आर की वैल्यू क्या है 8। 8 का मान क्या हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। तो बच्चों आगे के प्रश्न सर हल करवाएंगे आपका। आइएगा बच्चों 41वें नंबर की हम बात करते हैं। 41वां नंबर क्या कहता है? ये कह रहा है हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं की बात कर रहा है। तो बच्चों 1 दिसंबर को हम लोगों को पता है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिसंबर, ये आपका 21 दिसंबर को ही विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को बच्चों क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। 41 के बाद हम लोग 42 नंबर की बात करते हैं। करंट का क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं। 7 मई 2025 को पूरे भारत में आयोजित किए गए सिविल डिफेंस अभ्यास मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन त्रिशूल। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन अभ्यास। बच्चों ये मॉक ड्रिल की बात कर रहा है तो ऑपरेशन अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। ये वही ऑपरेशन अभ्यास है। जब पहलगांव का हमला हुआ था तो पहलगांव पर जो आतंकी हमला हुआ था, उस टाइम देखिएगा भारत और पाकिस्तान की स्थिति कैसे भारत में स्थिति आपातकाल की जैसे हो गई, वैसे ही यहां पे पाकिस्तान से सतर्क रहने के लिए ऑपरेशन अभ्यास चलाया गया, जिसमें मॉक ड्रिल का प्रयोग किया गया ताकि हमारे अधिकारी और भारत के नागरिक कंप्लीट रूप से सतर्क रहे। तो इसलिए ये मॉक ड्रिल का कोड नाम है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन सिंदूर बच्चों ये क्या है? भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया था, जो आतंकी संगठन रहे 6 जगह पर हमला किया कंप्लीट रूप से, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जहां पे आपने देखिएगा विंग कमांडर बेमिका सिंह और सोफिया के द्वारा ये नेतृत्व किया गया, जो सैन्य बल के रूप में सम्मिलित रही। तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका ऑप्शन 42वें का नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 42 के बाद हम 43वें नंबर की बात करते हैं। छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छोलिया नृत्य बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड दिया है, गुजरात दिया है, असम दिया है। तो छोलिया नृत्य कहां का है? छोलिया नृत्य उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट है। गुजरात गरबा आप जानते हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा की दल खाई, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत पुराना और घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है ये असम वाला। तो छोलिया आपको ध्यान देना, उत्तराखंड। आइएगा 43 के बाद हम 44वें नंबर की बात करते हैं। 44वां क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिवस से आप देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? 21 सितंबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो होता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट है। 2 अक्टूबर आप गांधी जयंती जानते हैं। 9 अक्टूबर ये ध्यान दीजिएगा विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट है 44 में। 45वें नंबर की हम बात करते हैं। कह रहा है, साइंस का क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान 6.4, 2.8, 7.4 और 7.0। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। बच्चों 6.4 भी दिया है, 2.8 भी दिया है और 7.0 भी दिया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 7
क्या होता है, 7.0 जो होता है वो शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। 2.8 शराब का होता है और 6.4 होता है वो दूध का होता है। बच्चों ये पीएच मान, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहां पे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। 45 के बाद हम 46वें नंबर की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण न्यूटन, जूल, मेयर, आइंस्टीन ने। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मेयर ने दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 46 के बाद हम 47वें नंबर की बात करते हैं। किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी को हम रासायनों का राजा कहते हैं, रासायनिक अम्ल का राजा भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 की बात कर रहा है तो किंग ऑफ केमिकल्स की बात कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको देखना है। 47 के बाद 48वें नंबर की बात करते हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो बच्चों एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जहां पे ये कहते हैं कि धन ही सब कुछ है। इनकी बातों को, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थात मानव का कल्याण जिसमें हो उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। प्रोफेसर JK मेहता साहब हैं, इन्होंने आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि मानव को जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यदि जितनी ही अधिक वस्तुएं रखेगा उतना ही वो परेशान होगा। 48 के बाद 49वें नंबर की हम बात करते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में किसकी वृद्धि होती है? वस्तुओं के उत्पादन की, वस्तुओं के मूल्य स्तर की, बेरोजगारी की, निर्यात की बात कर रहा है। इन्फ्लेशन महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है क्या? महंगाई। इसका मतलब वस्तुओं के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाए तो ऑटोमेटिक महंगाई हो जाएगी। तो यहां पे दिया है वस्तुओं के मूल्य स्तर की वृद्धि कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। आइएगा 49 के बाद हम 50वें नंबर की बात करते हैं। कावेरी नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु। कावेरी नदी को ये ध्यान दीजिएगा, भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों दक्षिण गंगा पूछ ले तो गोदावरी, दो चीजें ये ध्यान दीजिएगा। अगर दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी, लेकिन भारत की दक्षिण गंगा अगर पूछे तो कावेरी नदी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रही बात मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला 51 नंबर की हम बात करते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किसके शासन काल में हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसका मतलब 1919 इसमें खोजना होगा। देखिएगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिलिथगो और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका मतलब 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये ऑप्शन नंबर डी वैसे राइट हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन पंचायती राज व्यवस्था का जनक भारत में, लॉर्ड कर्जन वही लॉर्ड कर्जन जहां पे 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड लिलिथगो 1940 में एक प्रस्ताव आया था, ये ध्यान दीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव। अगला जरा देखिएगा, 51 के बाद हम 52वें नंबर की बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनी है? राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र राज्य से संबंध। बच्चों एक ध्यान दीजिएगा, अगर सरकारी आयोग भी दिख जाए तो वो भी होता है, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है तो केंद्र राज्य संबंध राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या ये राइट है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, बलवंत राय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अगर समितियों में पूछे कि कौन जनक माना जाता है तो बलवंत राय मेहता समिति, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया।
अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। इकोनॉमिक्स में हम लोग गरीबी का चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा यहां से। 52 नंबर के बाद हम 53वें नंबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित, इसका मतलब सीजेआई सहित पूछ रहा है, तो सीजेआई सहित 34, इसका मतलब 33 प्लस 1, एक सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में 53वें नंबर पे सूर्यकांत, इसके पहले गवई साहब थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, ये ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। टोटल जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश, तो वर्तमान समय में 34 है, 33 प्लस 1। आइएगा 53 के बाद हम 34 नंबर की बात करते हैं। पीआईएल का अर्थ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहा है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ सार्वजनिक हितवाद, निजी हितवाद, राजनीति हित, कानूनी हित। तो पब्लिक इंटरेस्ट, इसका मतलब सार्वजनिक हितवाद की बात कर रहा है, जहां पर पीएन भगवती साहब पिंगल हिंगो रानी वकील के रूप में थी, हुसैन आरा खातून का मामला रहा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएन भगवती साहब को जनक मानते हैं। 54 के बाद 55 की बात करते हैं। आधार कार्ड को संवैधानिक मान्यता किस मामले में दी गई? केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्स केस, पुट्टास्वामी केस, गोलकनाथ केस। बच्चों 2017 में एक डिसीजन आया था, पुट्टास्वामी केस का मामला रहा, आधार कार्ड का मामला रहा, जहां आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पुट्टास्वामी वाद रहा। केशवानंद भारती मूल ढांचे की बात कर रहा है 1973, मिनर्वा मिल्स 1980, गोलकनाथ बनाम 1967 की बात कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब वाद हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड से संबंधित पुट्टास्वामी 2017 में ये डिसीजन आया था। 55 के बाद 56 की बात करेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांडे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया, जहां पे कृष्ण प्रथम ने बनवाया। कृष्ण प्रथम, ये ध्यान दीजिएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक अगर पूछे तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश का संस्थापक अगर पूछे सिंह विष्णु। बाकी पांड्य, ये चीजें हैं जहां पे आप संगम काल में पढ़ते हैं। 56 के बाद ये 57 नंबर, संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा है? बच्चों तमिलनाडु में तमिल कवियों का आयोजन किया गया, उसी को हम संगम काल कहते हैं। चेर चोल पांड्य की बात की जाती है, संगम साहित्य। तो मगध, चोल, पांड्य, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट है 57 में। 58वें नंबर की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा, तो ये ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। नंदा देवी बच्चों उत्तराखंड में, धौलागिरी नेपाल, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। 58 के बाद 59 नंबर की हम बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे शुष्क सूखा स्थान कौन सा है? सहारा, अटाकामा, मरुस्थल, गोबी, नामीब। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सबसे शुष्क, उत्तरी अमेरिका, ये ध्यान दीजिएगा, अटाकामा मरुस्थल यहाँ पे, सहारा मरुस्थल राजस्थान, ये ध्यान दीजिएगा। 59 के बाद अंतिम, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। तो ये ध्यान दीजिएगा, जापान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है बच्चों। तो यहां तक 60 तक आगे सर कराएंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपका देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका था, कह रहा है क्वेश्चन की भाषा पहले समझते हैं। भाषा क्या थी? शब्द फॉर्मेट्स में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद
आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार बनने वाले अक्षर समूह में कितने स्वर हैं, आपसे ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त कि स्वर की संख्या कितनी होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ और ओ के बाद क्या है भैया ई। ये 5 आपके स्वर होते, वावेल होते, बाकी शेष क्या होते भैया, व्यंजन होते, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे शब्द क्या था, तो पहले शब्द लिखते हैं यफ के बाद ओ के बाद आर के बाद यम के बाद ए के बाद टी और टी के बाद यस। तो हमसे कहा गया भी कि जितने भी स्वर हैं, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर, इसका मतलब हुआ कि जो भी वावेल होंगे, स्वर होंगे, हमें उसमें एक जोड़ना है। इसके अलावा व्यंजन में जरा देखिए क्या कह रहा भैया, कह रहा कि व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदलना है, यानी व्यंजन से क्या करना भैया, -1 करना है। तो भाई यफ आपका व्यंजन है, तो यफ के पहले कौन सा लेटर आएगा, ई हो जाएगा। ओ आपका स्वर है, स्वर में क्या करना है, +1 करना है। ओ किस में बदल जाएगा, पी में। आर आपका व्यंजन है, आर आपका व्यंजन है और व्यंजन से -1 करना, तो आर के पहले क्या आएगा, क्यू। यम आपका व्यंजन है, यम के पहले क्या आएगा, यल। ए आपका स्वर है, स्वर में +1 करना है, ए किस में बदल जाएगा, बी। टी आपका व्यंजन है, तो टी के पहले क्या आएगा, यस। और यस भी आपका व्यंजन है, यस के पहले क्या आएगा, आर। अब हमसे पूछा क्या गया कि इस प्रकार बनने वाले अक्षर समूह में कितने स्वर हैं। तो हमें देखना है कि इस पूरे शब्द में कुल कितने वावेल स्वर हैं। तो स्वर कितने दिखाई दे रहे, केवल एक स्वर दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा आपका, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका भी है राइट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये था और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। पहले क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना है, भाषा को पढ़ने के बाद समझना है कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन की इस प्रकार था, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है गणना केवल बाएं से दाएं करना। आगे क्या दिया गया, कह रहा है यदि श्रृंखला से सभी अक्षर, किसकी बात कर रहे, सभी अक्षर को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 5वां होगा। भैया लेफ्ट से बात करें तो बायां छोर तो आपका ये था। कह रहा है यदि इस पूरे श्रृंखला से सभी अक्षर को यानी सभी लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वां क्या होगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और 5वें पे क्या रहा भी, कॉपीराइट आ रहा है। तो उत्तर क्या होगा भी, कॉपीराइट। और कॉपीराइट था कहां पर भी, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पे रहा और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। देखिए क्वेश्चन की भाषा क्या है, कह संख्या, कुछ संख्याएं दी जा रही है। संख्या क्या है, 6 है, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 8 और 8 के बाद क्या भैया 5 है। कह रहा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम, कौन से क्रम की बात कर भाई, आरोही। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि भैया बढ़ते क्रम में संख्याओं को सजाना है। तो सबसे पहला काम इस संख्या को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी गिनती क्या है, 1। अब 1 के बाद 2 तो नहीं है तो क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर क्या होगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद क्या भैया 8। कर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या रहती भैया, अपरिवर्तित। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक में परिवर्तित पूछ लिया जाता है और एक में अपरिवर्तित। तो आपसे पूछा गया अपरिवर्तित, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या ऊपर भी होनी चाहिए और वही संख्या उसी स्थान पे नीचे भी होनी चाहिए। तो यहाँ हम 4 को देख रहे कि 4 ऊपर है और 4 नीचे, जबकि यहाँ पे 6 है, 1 हो गया, 1 से 3 हो गया, 7 से 5 हो गया, 3 से 6 हो गया, 8 से 7 हो गया, 5 से 8 हो गया। तो केवल एक ही ऐसा अंक है जिसकी स्थिति क्या भैया अपरिवर्तित है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। केवल एक अक्षर था जिसकी स्थान क्या थे भैया अपरिवर्तित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा प्रश्न था और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये प्रश्न जरा देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की भाषा सबसे पहले पढ़ना आपको है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया। क्वेश्चन की भाषा क्या थी, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि GHI JM N और O कितने लोग हैं, पहले गणना कर लेते हैं। कह रहा है कि जी के बाद
यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोगों की बात करें तो पहले हम 7 स्थान बनाते हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो ये 7 स्थान हमने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। सभी का मुख कहा गया भी उत्तर की ओर है, तो हमें केवल इतना ही ध्यान देना होता है कि यदि व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होता है तो जो हमारा लेफ्ट और राइट होता है ये हमारे अपने अनुसार होता है। अब आगे की लाइन में देखिए क्या बोला गया, केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल जी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जे के बाईं ओर बैठा है, अर्थात जी के अलावा जे के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जे को यहाँ पर बैठाना है और जे के ठीक बाईं ओर केवल हमें जी को ही रखना है। आगे की लाइन देखिए क्या दिया गया था, करा जी और एच के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। किसके बीच बात करा भैया, जी और एच के बीच 4 लोग, तो 1 हो गए, 2 3 4, तो यहां पर कौन होगा भी, एच हो जाएगा। आगे फिर बोला गया था कि एन और आई के बीच केवल ओ बैठा है। आगे कहा गया और एन एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस बात को ध्यान देना भैया, क्या कहा गया, करे एन और आई के बीच में केवल ओ बैठा है और एन एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एच के बगल में एन नहीं हो सकता। भैया एन नहीं हो सकता, आई तो हो सकता है, और एन और आई के बीच में, एन और आई के बीच में कौन बैठा था, ओ बैठा था। अब बचा कौन है, देखिए एक ही स्थान बचा है और लेटर में कौन सा बचा भी, यम का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, तो यम कहाँ होगा भी, सबसे अंत में होगा। और ये छोर की यदि बात करते हैं तो ये छोर कौन सा होगा भी, दायां छोर, यानी जो राइट छोर होता है, और ये कहलाता भी है बायां छोर। बायां छोर का मतलब ये लेफ्ट। हमसे पूछा क्या गया था कि पंक्ति की सबसे दाईं ओर कौन बैठा भी है, यानी दाएं छोर की बात कर रहा है, तो दाएं छोर पे कौन सा लेटर है भाई, यम, तो कौन था भाई, यम। और यम है कहां पर भी, ऑप्शन नंबर सी में यम था, तो राइट उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 आपका स्क्रीन पर ये था और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए, कारण निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैज और परसेंटेज से बदला जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वही समानुपात के दाईं ओर भी हो। कहने का अर्थ ये था कि इस हैज और इस परसेंटेज के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प का प्रयोग किया जाए कि जो लॉजिक हम लेफ्ट साइड में लगा रहे वही लॉजिक हमारा समानुपात के दाएं छोर यानी राइट साइड में हो जाए। तो सबसे पहला काम हमें क्या ध्यान देना था भैया कि सी का क्रमांक क्या है 3, लेकिन सी की वैल्यू को 26 में हम 3 जोड़ के 29 भी मान के चलते हैं। यदि हम कुछ पल के लिए मान लेते भी कि सी की वैल्यू कितनी है 29 है, तो 29 के करीब में लेटर देखना है। तो यदि हम वाई देख रहे तो वाई 3 ऑप्शन में दिखाई दिया, तो सबसे पहले हम वाई को चेक करें। अब वाई का क्रमांक 25 है और यदि हम वाई रखते हैं 25 से 29 से कितने की वृद्धि भी है, 4 की वृद्धि है। आगे चलते हैं, यहां पर यह नहीं दिख रहा तो यहां भी वृद्धि 4 की करनी है और 14 4 18, तो पहला लेटर आर होगा। अब ये तो आपका विकल्प हो गया बाहर क्योंकि यहां तो यस हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, यदि हम अब रखते हैं यफ 6 है और 6 से 10 हुआ, यहाँ भी वृद्धि कितने की भी 4 है। और यदि हम यल 12 रखते हैं 12 से 16 है, वृद्धि कितने की भी 4 की है। 21 में 4 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का मतलब वाई हो गया। और ए में भैया 1 है, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और ई की वैल्यू 5 हो गया। तो कौन सा उत्तर आपका दिखाई दे रहा है भैया, बी वाला। तो राइट उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। यदि हर लेटर में केवल 4 की वृद्धि करनी है, सी की वैल्यू को 29 लेके चलना है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये था और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन की भाषा, पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या आखिर भाषा क्या थी। एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या भी है, FAIR फेयर को 3 7 1 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ARID को 3 1 6 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा है दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा। अब हमें सबसे पहला काम करना है कि ये दोनों शब्द जो ऊपर दिए गए थे इसमें कॉमन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें ए दिखाई दिया भी, इस
शब्द में भी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हमें आर दिखाई दे और यहाँ भी आर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आई दिखाई दे, अभी आई यहाँ भी दिख रहा है। यानी फेयर में केवल एफ बचा है और ए आर आई डी में केवल डी बचा है। अब यदि लेटर्स कॉमन है तो गिनती भी कॉमन होगा, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 दिखाई दिया, यहाँ भी 1 दिखाई दिया, यहाँ 6 दिख रहा है भाई, यहाँ 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर डी बचा है और संख्या में क्या बचा भी 9 बचा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि डी का कूट क्या हो जाएगा 9 होगा। और 9 है कहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर सी में था। तो राइट उत्तर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भैया डायरेक्शन टेस्ट का था और बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। और आपको बता दें भैया, तो यह क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया था प्रश्न। क्वेश्चन की भाषा केवल पढ़नी और भाषा को पढ़ने के बाद आसान शब्दावली में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। क्या कह रहा है क्वेश्चन की भाषा, कह विद्युत बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, कह रहा फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इस क्वेश्चन को बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यदि बेसिक करने जाएंगे तो वक्त लगेगा और हमें एग्जाम में 1-1 सेकंड भी बचाना था। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन डायरेक्शन भैया उत्तर, उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद भैया पश्चिम। हमने 4 मुख्य डायरेक्शन को केवल लिख लिया है। अब पहली लाइन क्या बोला गया कि विद्युत बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर भैया 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दक्षिण कौन है भैया, यस यानी साउथ, 7 किलोमीटर, तो दक्षिण के नीचे भैया 7 लिखना। आगे बोला गया फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दक्षिण का बायां कौन है भैया, पूरब, कितना जाता है 5 किलोमीटर, तो पूरब के नीचे भैया 5 किलोमीटर। आगे फिर बोला गया कि बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता भैया, पूरब का बायां उत्तर होगा, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता। आगे फिर कहा गया कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब उत्तर का बायां नहीं दिख रहा तो उत्तर का बायां फिर पश्चिम होगा और कितना जाता भैया 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर। करा वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यानी अब पश्चिम दिशा से फिर बाएं मुड़ना है, कितना मुड़ना भी, केवल 2 किलोमीटर। और करा बिंदु ए पर, बिंदु पी पर क्या करता भी, रुक जाता है। करा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, ये हमसे पूछा गया। अब इसमें बेसिक सा नियम होता है कि अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू कट जाती है। तो उत्तर में 9 है, दक्षिण में 7 और 2 9 कट गया। अब पश्चिम में भी 8 है, पूरब में 5 है। यदि बराबर ही जा रहा है तो यहाँ पर हमें कितना चलना होगा, 3 किलोमीटर चलना है। और किस डायरेक्शन में चलना भैया, पूरब की ओर। तो हमारा राइट उत्तर होगा 3 किलोमीटर पूरब की ओर। और ये कहाँ पर था भैया, ऑप्शन नंबर डी में था। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये था और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन की भाषा क्या थी, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते, एक समूह बनाते हैं। करा कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब क्या था कि इन 4 विकल्पों में से 3 ऐसे विकल्प थे जिसमें किसी तर्क, किसी लॉजिक के आधार पर समानता थी और वह एक ग्रुप बनाते थे। कोई एक ऐसा ही विकल्प था जो उस समूह से संबंधित नहीं था, उसी के बारे में पूछा गया। अब जैसे यक्स का क्रमांक 24 है, वी आपका 22 है, कमी कितने की भी, -2 की कमी। 22 से भैया 23 हुआ, वृद्धि कितने की भैया 1। यानी पहले तो -2 हुआ, फिर क्या हुआ भी +1 हुआ है। आगे चेक करते हैं भैया, टी आपका 20 है, 20 से 18 है, कमी कितने की भैया 2। और 18 से 19 है, वृद्धि कितने की भैया 1 की। 23 से 21 हुआ, कमी कितने की भैया 2 की। और 21 से 22 है, वृद्धि कितने की भैया 1 की। जरा विकल्प ये देखते हैं, 5 से भैया 4 हुआ, कमी कितने की। हर लेटर में भैया पहले शुरुआत में -2 हुआ, यहाँ तो -1 हुआ है। तो यही ग्रुप से आपका क्या हो गया, अलग हो गया। यही ग्रुप से क्या भैया भिन्न है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये था और यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार सा था, क्योंकि यह पूरा प्रश्न जो आपका दिया गया है यह केवल भाषा के ऊपर आधारित था। और यदि आप क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे, लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन की भाषा थी, करा ABCD
और ई नाम के 5 लोगों में से प्रत्येक की एक निश्चित क्या भी आयु है, यानी एक निश्चित एज है। आगे दिया गया करा सी की आयु डी की आयु की 3 गुनी है, ए की आयु 3 है, डी की आयु ई की आयु की आधी है, बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। यदि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है तो सी की आयु क्या होगी। अब हमें केवल इतना ही ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की एज हमें स्पष्ट दी गई होगी, शुरुआत हम वहीं से करें। जैसे यहाँ पर करें ए की आयु भैया 3 है, तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि ए की एज तो हमें पता चल गई भैया 3 है। अब हमें यह देखना है कि किस व्यक्ति का रिलेशन ए के साथ दिया गया। तो यहाँ से देखेंगे करा बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। अब ए की एज हमें पता चल गई, ए की एज 3 है और बी की एज कहा गया है कि वह ए की आयु की कितनी गुनी भैया 2 गुनी, तो 3 का 2 गुना कितना होगा 6 होगा। अब बी की एज पता चल गई, हमें देखना है कि बी की एज के साथ किसकी एज कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, करें यदि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, ई की आयु के बारे में बता रहा है। ई की आयु क्या करे भैया कि वह बी की आयु की 4 गुनी, और यदि बी आपका 6 है तो इसका 4 गुना कितना होगा 4 छक भैया 24 हो गया। अब ई की एज हो गई है, तो ई के साथ किसकी एज कनेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे करा कि डी की आयु ई की आयु की आधी है, यानी डी की एज के बारे में क्या कहा जा रहा है, डी की एज के बारे में कहा गया कि ई की आयु की आधी है और ई यदि 24 है तो भी डी कितना हो जाएगा 12 होगा। अब बचा कौन सा भी केवल सी है, तो कौन सी लाइन में सी के बारे में दिया गया, ऊपर की ही लाइन में क्या था कि सी की आयु डी की आयु की 3 गुनी है। क्या बोला कि भैया कि सी की जो एज है वह डी की एज की कितनी गुनी भैया 3 गुनी, और डी यहाँ पर 12 है और 12 का 3 गुना करेंगे तो 12 3 36 होगा, अर्थात सी की एज कितनी भैया 36। देखते 36 था कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर सी में था। तो राइट उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या था आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था। आपको केवल बताना था कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आ सकता था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो सबसे पहले कौन सा समीकरण दिया गया 52, तो लिखते भैया 52। 52 के बाद प्लस था और प्लस के स्थान पे क्या करें भी माइनस, तो माइनस का चिन्ह 2 दिया गया 2। आगे भैया गुणा है, गुणा किस में बदलेगा भाग में, तो 2 बटे हम क्या लिख सकते भैया 2 बटे 3, क्योंकि गुणा भाग में बदल गया। और भाग के स्थान पर क्या होगा भैया गुणा, तो यहाँ पर क्या हो गया 6। माइनस के स्थान पे क्या होगा प्लस होगा, 42 है तो भैया 42 हो गया। 42 के बाद प्लस है, प्लस के स्थान पे माइनस, 11 है तो भैया 11 हो गया। फिर गुणा दिया गया, गुणा के स्थान पे क्या करेंगे भी बटे करेंगे, और भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा गुणा, क्योंकि भाग को बदलना है गुणे में और गुणे को बदलना भी अब भाग में। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले हमें भाग कर रहा है, 3 से 6 में भाग करेंगे भी 2 हो जाएगा, और 3 से ये 3 कट गया। अब बचा क्या देखिए 52 है, तो 52 लिखेंगे माइनस 2 दूनी 4 है तो 4 हो गया, प्लस में कितना 42 है, 42 के बाद भी ये क्या है माइनस में कितना भी 11 है। अब पहले तो हम प्लस करते हैं, तो 42 और 52 यदि हम जोड़ेंगे 2 2 4 हो गया, 5 4 9 यानी 94 हुआ। -4 -11 -15 हो गया। अब यदि माइनस करेंगे भैया तो 14 से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 8 से 1 घटाएंगे 7 होगा। तो हमारा राइट उत्तर क्या आएगा भी 79, और 79 कहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट उत्तर क्या था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये था और आपको बताना था इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन की भाषा क्या थी। कह रहा पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 अलग अलग दिन खेलने जाते हैं। आगे फिर क्या बोला गया देखिए, कह रहा है कि जो सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार तक चलता है, यानी दिन की बात कर रहा है, मंडे से लेकर संडे की बात। तो सबसे पहले दिन लिखते हैं, यानी मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे के बाद भैया संडे। हमने ये दिन को नोट कर लिया क्योंकि दिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहले हमने डे लिख दिया। आगे देखिए बोला गया क्या, कह रहा है यस यस मंगलवार को खेलने जाता। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। कह रहा यश मंगलवार यानी ट्यूसडे को जाता, तो हमने यस को यहाँ कर दिया। आगे दिया गया, कह रहा यस और पी के बीच ठीक 2 व्यक्ति खेलने जाते। कह रहा यस और पी के बीच, अब पी ऊपर हो नहीं सकता। कह रहा यस और पी के बीच 2, तो पी कहाँ पर जाएगा भी फ्राइडे, क्योंकि
पी तो ऊपर हो नहीं सकते क्योंकि एक ही स्थान है, तो पी कहाँ पर हो गया, बी नीचे हो गया। आगे करा वी और यू के बीच दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। अब ना तो वी हुआ ना ही यू, तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। करा क्यू वी के ठीक बाद वाले दिन खेलने जाता है। आर और वी के बीच केवल एक व्यक्ति खेलने जाता है। ये लाइन जरा देखिए, करा क्यू का माँ पी के बाद किसी दिन खेलने जाता है। और यहाँ पर क्या दिया गया था भैया, करा क्यू वी के ठीक बाद वाले दिन, यानी पी के बाद ही हमें किसे रखना भैया, क्यू को रखना है। और क्यू को कहाँ पर रखना भैया, करा क्यू वी के ठीक बाद, तो यानी वी को हम यहाँ रख दें और क्यू को भैया यहाँ रख सकते हैं। अब आगे की लाइन कनेक्ट करेंगे। ये वाली लाइन क्या थी कि वी और यू के बीच ठीक दो व्यक्ति खेलने जाते हैं। वी हो चुका भी है, तो 1 2 अर्थात यू कहाँ पर होगा, इस स्थान पे होगा। आगे यहाँ देखिए क्या दिया गया है, कर आर और वी के बीच केवल एक व्यक्ति खेलने जाता है। वी यहाँ पर हो गया, तो आर कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। अब देखते हैं लेटर कौन सा बचा है, तो पी हो चुका भी है, क्यू भी हो चुका है, यस हो चुका है, लेकिन अभी तक टी नहीं हुआ है, तो टी कहाँ पर होगा भी, मंडे को होगा। और हमसे पूछा क्या गया था कि सोमवार अर्थात मंडे को कौन खेलने जाता भैया, तो मंडे को कौन सा खेलने जा रहा है, टी जा रहा है। और टी था कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर ए में था। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या था, ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म था। और आपको बता दें तो यह कोडेड फॉर्म आजकल एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात करेंगे या रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे, लगभग हर एग्जाम में ये कोडेड फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन की भाषा, ए माइनस बी का अर्थ है ए कामा बी का पुत्र है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए कामा बी की बहन है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए कामा बी की पुत्री है। और ए स्टार बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। अब लास्ट लाइन में देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डब्लू कामा यस की बहन का पुत्र है। अब यहाँ जेंडर हमें किसका पता चला, इस बात को ध्यान देना भैया। कह कि डब्लू यस की बहन का पुत्र है, अर्थात यदि डब्लू पुत्र है तो डब्लू का किसका होना जरूरी है, पुरुष होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप उस विकल्प की तलाश करिए जिसमें डब्लू का जेंडर पता हो और डब्लू का जेंडर क्या हो भैया, पुरुष हो, तभी तो पुत्र पॉसिबल होगा। अब देखते पहले विकल्प में, डब्लू के बाद एट द रेट और ए दिया गया। एट द रेट का अर्थ क्या है भैया, कह रहा पुत्री है। अब यहाँ डब्लू भैया जब पुत्री हो गई तो पुत्र होने की स्वाभाविक है नहीं भैया, तो ये वाला विकल्प आपका तुरंत हो गया भैया गलत। दूसरा देखते हैं, माइनस चिन्ह दिया गया और माइनस का अर्थ ए बी का पुत्र, यानी ये पुत्र कह रहा तो प्लस है, यानी इसके फैमिली ट्री को बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया हमें इतना फैमिली ट्री बनाना है। माइनस का अर्थ हमने लिया ए कामा बी का पुत्र है, हम क्या कहेंगे डब्लू पुत्र भैया ई का। डब्लू पुत्र है, किसका पुत्र भैया ई का, तो डब्लू नीचे हुआ पुत्र है तो भैया पुरुष होगा। आगे चलते हैं, ई एट द रेट ए दिया गया और एट द रेट का अर्थ हमने क्या लिया, पुत्री, तो हम कहेंगे ई पुत्री है भैया ए की। ई पुत्री है, किसकी पुत्री भैया ए की, ए कहाँ पर होगा, ऊपर हो गया। आगे बढ़ते फिर, ए स्टार की दिया गया, स्टार का अर्थ हमने क्या लिया भैया, यहाँ पर देखिए कर ए कामा बी का पिता, हम क्या कहें ए पिता भैया के का। ए पिता है, ए पिता भैया किसका पिता, के, तो के इसी की लाइन में आएगा, इसी की बहन या भाई होगा। आगे बढ़ते हुए के डॉलर यस है, डॉलर का अर्थ हमने लिया है यहाँ देखिए, कर ए बी की बहन, हम कहेंगे के बहन है भी यस की। के कौन है भैया, बहन है, किसकी बहन है भी यस की। हमसे पूछा क्या गया था कि डब्लू यस की बहन का पुत्र, भाई यस की बहन कौन है ई, यस की बहन कौन है ई, और बहन का ही पुत्र कौन है बी डब्लू। तो हमारा किस विकल्प से ये पता चला भैया, ऑप्शन नंबर बी से। तो राइट उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी। यही इतना ही काम आपको करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या था आपका, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, भाषा के ऊपर यह भी क्वेश्चन था, तो केवल भाषा ही आपको समझनी थी। क्या कह रहा था क्वेश्चन की भाषा, कि निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करते। क्या आगे दिया गया, कर कितने लोग हेजलनट को पसंद करते हैं, किंतु
काजू को पसंद नहीं करते। तो भैया हमें देखना है हेजलनट को पसंद करने वाले कुल कितने लोग भैया। तो ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या भैया हेजलनट को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ शर्त इसने क्या लगा दिया कि काजू को पसंद करने वाले ना हो, इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो दिख रहा भैया काजू का ये शामिल ना हो। और लेकिन अब हमारे पास बचा क्या भैया, हमारे पास यह 120 दिखाई दे रहा और 19, तो 120 भी लेना, साथ साथ हमें क्या लेना भैया 19, क्योंकि बादाम के बारे में तो कोई नेगेटिव बात की नहीं गई है, तो हमें 19 को भी लेना है साथ साथ 120। और यदि 120 और 19 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 139 होगा। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्या था, आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा था, बहुत सिंपल था, आसानी से आप कर सकते थे। क्वेश्चन की भाषा क्या थी भैया कि यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट है, एक है ये, दूसरा और ये क्या भैया तीसरा। इन्हीं 3 कथनों के आधार पर भैया 2 निष्कर्ष दिए गए थे। हमें बताना था कि कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। जैसा कि पहला निष्कर्ष देखिए किन के बीच कर कोई भी स्याही और शार्पनर। हमें देखना था कि पहले, दूसरे और तीसरे कथन में किस कथन में स्याही है भैया। तो स्याही है भैया पहले में, स्याही पहले में दिया गया और शार्पनर भैया दूसरे में, सॉरी शार्पनर आपका तीसरे। यदि पहले और तीसरे कथन को हमें जोड़ना है तो कथन को जोड़ने का एक बेसिक सा नियम होता है कि दोनों कथनों में कोई ना शब्द कॉमन होना चाहिए और कॉमन में से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्याही, इसमें स्याही नहीं, इसमें कलम बे, इसमें कलम नहीं। अब पहला और तीसरा बे डायरेक्ट नहीं जुड़ा, हम देखते क्या किसी की सहायता से जुड़ सकता है। तो कलम की वैल्यू यहाँ 50 बे, कलम की वैल्यू 100, ये दोनों जुड़ गए। यहाँ रबड़ की वैल्यू 50, रबड़ की वैल्यू बे 100, ये भी करेक्ट हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे स्टेटमेंट को भैया हम दूसरे की सहायता से जोड़ सकते हैं। अब वैल्यू 100 और 50 देखना है तो स्याही के आगे सभी, तो स्याही की वैल्यू 100, यहाँ स्याही की वैल्यू 100। शार्पनर निगेटिव में भैया, निगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ शार्पनर की वैल्यू 100, यहाँ शार्पनर 100 था। पहला वाला बिल्कुल क्या हो गया भैया सही। दूसरा देखते किन के बीच में भैया, रबर और स्याही के बीच में था। अब रबर और स्याही के बीच में यदि चाहिए तो भैया रबर यहाँ और स्याही यहाँ, कलम कलम हो गया। अर्थात पहले और दूसरे में यदि हम जोड़ते हैं तो रबर की वैल्यू 50 है, स्याही की वैल्यू 50 है, ये भी सही हो गया। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष सही है। और देखते हैं कहाँ पर विकल्प में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही करा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 क्या था आपका, करा कि 6 मित्र हैं। कौन से 6 मित्र हैं जरा नाम देखते हैं। करा आर एस टी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे। कितने लोगों की बात कर भी 6 लोग, तो 6 स्थान बना लेते एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 और 6। बोला क्या जा रहा है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो लेफ्ट और राइट ये हमारे अपने अनुसार होगा। आगे की लाइन में देखिए क्या बोला गया, कर वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहे कि वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, अर्थात वाई यहां पर होगा तभी बाईं ओर भैया 2 लोग बैठेंगे। आगे क्या दिया गया, कह वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग, वाई और जेड के बीच में कहा गया भी केवल 2 लोग बैठे हैं। अब जेड तो इधर नहीं हो सकता भी, तो जेड कहां पर होगा, एकदम दाएं छोर पर होगा, तभी वाई और जेड के बीच में भी 2 लोग बैठे हैं। आगे देखिए क्या दिया गया, कह जेड और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या बोला जा रहा है कि जेड और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति, जेड यहां हो गया तो एक्स यहां पर होगा तभी एक व्यक्ति होंगे। आगे देखिए क्या दिया गया, कर आर कामा यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्या बोला जा रहा भैया, कर आर कामा यस के ठीक बाईं ओर, तो यस यहां पर होगा और आर यहां पर होगा। अब कौन सा लेटर बचा उसी को केवल ध्यान देना भैया। तो जेड हो चुका है, आर भी हो चुका है, यस हो चुका है, लेकिन टी अभी तक नहीं हुआ, तो बे टी कहां पर होगा, इस स्थान पर। और देखिए पूछा क्या गया हमसे, कर वाई और यस के बीच कितने लोग बैठे। भैया वाई और किसके बीच में भैया, भैया वाई और यस के बीच में भैया कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोई नहीं अर्थात 0। और देखते हैं विकल्प में कहां पर भैया, तो ऑप्शन नंबर बी ही था, 0 0 अर्थात 0 कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते भैया क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या था आपका, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से सही किए भी होंगे।
कर एक विशेष कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या है, FWYO को क्या लिखा गया भी 39 और 6 को लिखा गया 38 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो कह रहा दी गई भाषा में लार्ज को कैसे कूटबद्ध करेगी। तो सबसे पहला शब्द क्या है, देखिए यफ है, यफ के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद वाई है और वाई के बाद भाई ओ है। यफ के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 6 है, डब्लू की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे भाई 23 है और वाई की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे भाई 15, सॉरी वाई की वैल्यू की बात करेंगे 25 और ओ की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे भाई 15। अब जरा केवल इस नंबर को ध्यान से देखिए भाई, जोड़ने पर 39 करना, यहाँ 25 और 23 लगभग ये 50 के आसपास हो गया। यानी लेटर की वैल्यू को हमें सीधा नहीं लेना है, और भाई जब लेटर की वैल्यू को हम सीधा नहीं ले सकते हैं तो लेटर की वैल्यू को हमें क्या लेना हो भैया, अपोजिट लेना, विपरीत, क्योंकि फॉरवर्ड पे तो हुआ नहीं सीधे तो अपोजिट लेंगे। तो क्या क्या सब था, यफ, यफ के बाद भैया डब्लू, डब्लू के बाद वाई और वाई के बाद ओ है। अब यफ का विपरीत भैया क्या होता है, यू, और यू की प्लेस वैल्यू कितनी भैया 21 है तो 21 लिखा गया। डब्लू है, डब्लू का विपरीत लेटर डी होता है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी भैया 4 है। वाई का क्या होता है, बी होता है, बी की प्लेस वैल्यू भैया 2 है और ओ का क्या होता है भैया यल होगा, यल का प्लेस वैल्यू क्या है 12। अब इनको जरा ऐड करके देखते हैं क्या मिला भैया, तो 21 और 4 25 हो गया, 25 और 12 37 और 2 क्या हो गया 39। यानी अपोजिट को जोड़ने पर 39 मिल गया। तो हमें लॉजिक भी मिल चुका है, केवल लेटर का विपरीत लेना है और इनको ऐड कर देना। अब जैसे यल है तो यल का क्या होता है ओ होता और ओ की प्लेस वैल्यू क्या भैया 15, ओ की प्लेस वैल्यू भैया 15 है। आगे ए है और ए का क्या होता है जेड, तो जेड की प्लेस वैल्यू भैया 26 है। आगे बढ़ते भैया आर है, आर का आई होगा, आई की प्लेस वैल्यू भैया 9 है। आगे फिर जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू कितना भैया 1 है, क्योंकि जेड का अपोजिट लेना है, अपोजिट क्या होगा ए और ए की प्लेस वैल्यू 1। अब ऐड करते हैं तो 9, 26 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भैया 35, 35 1 36 हो गया और 36 में भी कितना जोड़ना 15 जोड़ना 51 होगा। देखते विकल्प में भी 51 था, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में 51 था। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या था, दिखने में थोड़ा सा बड़ा था, आपको ध्यानपूर्वक केवल कहना, केवल भाषा आपको समझनी थी, भाषा आखिर कहना क्या है। कर 8 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे, प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग, इस प्रकार आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। कर पंक्ति ए में यानी 1 में डी ए एन और यस बैठे और ये सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। तो कहने का मतलब ये कि 4-4 लोगों को 2-2 पंक्तियों में बैठाना है। तो हमने ये स्थान कुछ बना लिया। आगे बोला क्या गया भैया कि जो पंक्ति 1 में बैठे, जो पंक्ति 1 में बैठे उनका मुख दक्षिण की ओर है। तो हमने मान लिया पंक्ति ये है, एक ये है और सभी का मुख क्या भैया दक्षिण की ओर, और इसे हमने मान लिया भैया पंक्ति 2 है, क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया था कि जो पंक्ति 1 में बैठे हैं उन सभी का मुख किधर है भैया दक्षिण की ओर है। आगे फिर देखिए क्या बोला गया, पहले पंक्ति में कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं। तो एक डी दिया गया, पहले में डी है, डी के बाद ए है और ए के बाद फिर एन है, एन के बाद क्या भैया यस दिया गया। ये पंक्ति 1 की बात कर रहा और पंक्ति 2 की बात कर रहा। देखिए इसमें क्या क्या है, यम है, यम के बाद फिर क्या है ओ है, ओ के बाद आर है और आर के बाद क्या भैया के है। इस बात को ध्यान देना है। आगे देखिए कि यहाँ से देखिए कह रहा है के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, के को तो हमें बैठाना पंक्ति 2 में और कह रहा है के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, अर्थात के कहाँ पर होगा एकदम दाएं छोर पर होगा। आगे फिर देखिए क्या बोला गया, आर और के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। के हो चुका तो भाई आर को यहाँ बैठाएंगे, तभी आर और के बीच में भी 2 लोग बैठे। आगे फिर देखिए क्या बोला गया, ये भाषा है, भाषा देखिए जरा। ओ के सम्मुख व्यक्ति के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ओ के सम्मुख जो व्यक्ति बैठा है वह के सम्मुख व्यक्ति बैठे के दाईं ओर दूसरे स्थान। भाई के सम्मुख ये है, इस व्यक्ति का दायां पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन बैठे भी ओ, क्योंकि लाइन क्या बोला गया कि ओ के सम्मुख व्यक्ति के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे की लाइन पढ़ते भैया, ए कामा यस के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे फिर कह रहा है यन कामा ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्या बोला कि भैया, यन ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर। यदि हम ए को यहाँ लेते हैं भैया तो ए का दायां ठीक इधर होगा, तो यहाँ पर यन हो गया। आगे फिर क्या था, कह रहा ए कामा यस के ठीक दाईं ओर, यानी यस कहाँ होगा भाई इस स्थान पे होगा, क्योंकि दक्षिण की ओर है भैया, तो दायां किधर होगा इस साइड में होगा।
अब बचा क्या, देखिए ऊपर की लाइन में आपका डी बचा, तो डी कहाँ पर होगा, इस स्थान पे, और नीचे की लाइन में कौन सा लेटर यम बचा, यम कहाँ होगा, इस स्थान पे। अब पूछा क्या गया था, करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। तो भैया डी और यम देखना, क्या डी और यम एक दूसरे के सम्मुख भैया, डी यहाँ है यम यहाँ, ये तो आपका गलत हो गया भैया। करा ए और ओ सम्मुख भैया, ए और ओ हमें सम्मुख दिखाई दिए, तो राइट उत्तर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते भैया क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या था, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक शब्द है, शब्द क्या है, FROM को CPLK से एक निश्चित तरीके से क्या है, संबंधित है। उसी प्रकार TJ CE QH ZC से संबंधित है। कर समान तर्क का अनुसरण करते हुए, समान तर्क का अनुसरण करते हुए हमें बताना है KD TY दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले जरा देखते शब्द क्या था, F के बाद R के बाद O और O के बाद यम था। इसका समान तर्क के साथ C P लिखा गया, फिर क्या लिखा गया L और इसके बाद K। अब F भैया 6 से 3 है तो -3 हुआ है, 18 से 16 है -2 किया गया भैया, 15 से 12 है -3 किया गया, और 13 से 11 भैया -2। यानी पहले -3 किया गया, फिर -2, फिर -3, फिर -2, ये लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना भाई, -3 करना है। 11 -3 करेंगे तो होगा 8, 8 का मतलब H हो गया। अब भैया -2 करना है, D से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, B हो जाएगा। तो H के बाद B आएगी, H के बाद B, H के बाद Q है, H के बाद B, H के बाद Q है। आगे बढ़ते हैं, फिर -3 करना है, 20 से 3 घटाएंगे 17, 17 का मतलब ये Q हो गया। आगे फिर -2 करना है और 25 से 2 घटाएंगे 23, 23 का मतलब क्या आएगा, W। अर्थात लास्ट में क्या आएगा, Q और W, और Q और W कहाँ पर भाई, यहाँ पर दिखाई दिया। तो राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल मिरर ही आपको देखना है। यहाँ पर देखिए मिरर लगाया गया, और मिरर कहाँ पर रखा गया भैया, कि वस्तु के दाएं छोर पर रखा गया, और आपको मिरर का प्रतिबिंब बताना था, केवल मिरर इमेज आपको बताना था। तो मिरर इमेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो वस्तु मिरर के जितनी पास में होती, मिरर में भी, दर्पण में या प्रतिबिंब में भी वो उतनी ही पास होती है, और जो मिरर से दूर होता है वो मिरर से दूर होता है। एक साथ एक नियम और भी याद रखिएगा भैया, दर्पण में हमेशा लेफ्ट वाला जो पोजीशन होता है वह किस में बदल जाता है भैया, राइट में, और राइट वाला किस में होता है भैया, लेफ्ट में। लेकिन टॉप और बॉटम क्या होता है भैया, मिरर में बिल्कुल सेम रहता है। तो हमें केवल इतना ही ध्यान देना है कि भाई मिरर के पास में क्या दिया गया भाई, त्रिभुज है और साथ साथ सर्किल है। तो जब प्रतिबिंब बनेगा भैया तो त्रिभुज ऐसे ही रहेगा, और वृत्त आपका सेम क्या होगा, नीचे होगा। और यानी सर्किल भी खाली है, अर्थात कलर नहीं किया गया। तो देखना कितने ऐसे विकल्प हैं भाई, यहाँ पर त्रिभुज तो था लेकिन सर्किल भैया क्या है, कलर है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर दोनों त्रिभुज दिया गया, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। यहाँ त्रिभुज दिया गया और सर्किल कलर किया गया भाई, ये भी गलत हो गया। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, त्रिभुज और सर्किल दोनों ही खाली है। तो राइट उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर C आपका राइट उत्तर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 80 आपका था, एक आकृति बनी है और आकृति बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो आकृति है वह किस वाले विकल्प में सन्निहित है, कौन विकल्प में छिपी हुई आकृति है। यानी हमें केवल इतना ही देखना है कि आकृति का हिस्सा कौन सा दिख रहा है भाई, ये वाली लाइन हमें दिख रही, इसके बाद ये वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बनी है और ये वाली लाइन है। तो हमें केवल देखना है कि किस फिगर में दिए गए 4 विकल्पों में ये आकृति बनी है। तो जरा देखिए यहाँ पर तो ऐसी कोई आकृति ही नहीं बनी है, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो गया। यहाँ आप बनाने का प्रयास करिए तो यहाँ भी आकृति आपको पूरी नहीं दिख रही और यहाँ भी आकृति नहीं। लेकिन इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए तो ये वाली भी आकृति आपको मिल गई और ये वाली लाइन भी आपको मिल गई, ये लाइन भी आपको दिख रही, ये लाइन भी आपको मिल चुकी है और ये लाइन भी मिल गया और ये लाइन मिला है। तो कौन से विकल्प में वो आकृति दी गई प्रश्न वाली भैया, तो ऑप्शन नंबर C में था। तो राइट उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर C होगा। तो ये थी भैया आपकी पेपर की सॉल्यूशन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।